वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे 10 थ्योरीज जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो एक्चुअली ये बिग बैंग होता क्या है। तो बिग बैंग जब पूरा यूनिवर्स शुरू हुआ, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स शुरू हुआ है। उसी ब्लास्ट के नाम से बैंग ऐसे बोलते हैं ना, ब्लास्ट जब होता है तो सबसे बड़ा जो ब्लास्ट हुआ था उसी के नाम से बिग बैंग होता है। तो जब कुछ नहीं था, एक सबसे पहले सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, बिग बैंग, और उसके बाद ऐसे यूनिवर्स चलता गया। उसी को हम बोलते हैं क्या, बिग बैंग थ्योरी। तो हम आज देखने वाले हैं कि उससे पहले, बिग बैंग से पहले क्या था। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, सिंगुलैरिटी। मतलब जब टाइम नहीं था, फिजिक्स नहीं था, कुछ नहीं था, तब हम बोलते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी होती क्या है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है या ऐसा एक पॉइंट होता है जिसके अंदर स्पेस टाइम की सारी एनर्जी एंड सारी मासेस कंसिस्ट होके रहती है। इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इन्फानाइट के आसपास होती है, जिसे हम बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और एक यहाँ पे टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। मतलब यहाँ पे मास मास टाइम, ये सबके साथ एनर्जी, इसके साथ साथ ये ग्रेविटी, ग्रेविटी इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट। मतलब जब कुछ नहीं था तब एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मास, एनर्जी, ग्रेविटी ये इनफाइनाइट टर्म में होती है। और उसके बाद ये सारी चीजों की एक ब्लास्ट हुई यूनिवर्स में, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। उसके बाद से हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। इसके ट्रेसेस भी हम हिंदुइज्म में, हमारे हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि सबसे पहले ओम था, ओम जैसे बोलते हैं ना, ओम। तो वही चीज हम फिजिक्स की भाषा में सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स शुरू हुआ है बिग बैंग से, बिग बैंग के थ्रू। उसके बाद आती है जब क्वांटम इन्फ्लेशन हुआ। क्वांटम इन्फ्लेशन मतलब ये जो प्रोसीजर है यूनिवर्स शुरू होने की, इन्फ्लेशन हुआ, उसी के बाद से हमारा यूनिवर्स शुरू होके आज तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो हमें बताता है कि यूनिवर्स में अगर कोई दूसरे एलियंस हैं, मतलब और कोई सिविलाइजेशन अगर है हमारे पास, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, वो कैसे हम उनको ढूंढ पाएंगे। ये एक इक्वेशन उन्होंने दिया था जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सब वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है ड्रेक इक्वेशन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास जो सिविलाइजेशन है उनके साथ हम कैसे और कब कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ सिविलाइजेशन, कितने नंबर ऑफ सिविलाइजेशन हमारे पास है जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर इसी को लेके हमारा थर्ड 8th पॉइंट आती है कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमारे आसपास है, हमारे यूनिवर्स में है, और वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिटलर ने जो अपनी पहली स्पीच दी थी 1 अगस्त 1 अगस्त 1936 को, ओलंपिक बर्लिन, बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें उनकी साउंड इतनी हाई थी, या मतलब ऐसे ही थी कि वो हमारे स्पेस टाइम ग्राफ में ट्रैवल कर सकती थी। ठीक है, या हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती थी। तो उसी के वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी साउंड इतनी स्ट्रांग थी कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करके स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। तो अगर कोई भी दूसरा सिविलाइजेशन हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, या हमारे साथ या नहीं, बस वो किसी दूसरे सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो जो फर्स्ट ह्यूमन वॉइस सुनेंगे सबसे पहले, वो होगी वही हिटलर की ओपनिंग स्पीच जो ओलंपिक में दिया था उन्होंने, बर्लिन में। ठीक है, अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 7 पॉइंट में फर्मी पैराडॉक्स, जो ये बोलती है कि अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना इतना इजी होता, और इवन अगर पॉसिबल भी होता, तो आज तक हमने कोई एलियन क्यों नहीं देखे। ठीक है, वो तो वैसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे एलियन दिखाते हुए, यूएफओ दिखाते हुए। ये कितना सच है कितना झूठ है, उसके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उनके हिसाब से, फर्मी के हिसाब से, अगर
अगर एलियन की कम्युनिकेशन या हमारे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, या ऐसे कोई सिविलाइजेशन है जिस जो आज तक कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, अगर वो यूनिवर्स में अवेलेबल है, तो उसी को लेके होती है फर्मी पैराडॉक्स कि अगर ये इतना इजी है या इवन पॉसिबल है, तो आज तक हम किसी एलियन के साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर आती है व्हाट विल हैपन व्हेन विल फॉल इनटू ए ब्लैक होल। तो ये बोलती है कि अगर आप लोग ब्लैक होल में कभी कोई गिर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो एक्चुअली उससे उस ब्लैक होल को बारे में समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल होती क्या है। तो ब्लैक होल स्पेस टाइम ग्राफ में ऐसा एक सिचुएशन होता है जहां पे ये स्पेस टाइम ग्राफ को पूरा ऐसे कर्व करके नीचे मोड़ देता है। ये एक पॉइंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंगुलरिटी। अभी हमने बोला था ना पहले, वो जो बिग बैंग वाले टाइम में, कि सिंगुलरिटी क्या होती है, इसके पास इन्फानाइट ग्रेविटी होती है। इन्फानाइट ग्रेविटी होती है, उसी के वजह से इसकी जो फोर्स होती है वो हमारे स्पेस टाइम कर्व को पूरा ऐसे मोड़ देता है। ठीक है। तो अगर कोई इसके अंदर गिर जाएगा, इंसान या कुछ भी बॉडी ऑब्जेक्ट इसके अंदर गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, तो वो कैसे देखते हैं कि अगर कोई ब्लैक होल है हमारे स्पेस टाइम में और उसके पास कोई हेडेड पर फेडिंग स्टार मतलब जो स्टार फेड हो रहा है, जो लाइट बहुत ज्यादा एमिट करता है, अगर इसके साथ इसके आसपास होगा कोई स्टार, इसके आसपास होगा, तो इसके फेडिंग के वजह से जो लाइट रेस जनरेट होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लैक होल में ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को भी इसके अंदर खींच लेता है। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको इसका जो रिंग होता है ब्लैक होल का, ऐसा वाला रिंग आपने देखा होगा, ये जो रिंग होती है मतलब इसके अंदर लाइट ऐसे चली जाती है, तो एक ऐसा पॉइंट आपको दिखता है जहां पे लाइट ऐसे एंड रहा होता है। ठीक है। इसका हराइजन हम देख सकते हैं, इसका एंड जो बाउंड्री होती है उसको हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक एक फेडेड स्टार है। पर अगर कोई फेडेड स्टार नहीं है आपके पास, मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है और उसी सिचुएशन में फेडेड स्टार नहीं है, तो वो कैसे फील करेगा कि मतलब कैसे उसको पता चलेगा कि उसके आसपास ब्लैक होल है। तो बस हम ऐसे ग्रेविटेशनल मैग्निफिकेशन जो होती है या लेंजिंग इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, उसी के वजह से हम कोई बोल सकता है कि उसके आसपास क्या होती है, ब्लैक होल होती है। ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है कि जब आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे, ये हो गई ब्लैक होल, इसके अंदर अगर कोई गिर जाएगा, ये है उसके बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक एक पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में ब्लैक होल का एंड है या सिंगुलर पॉइंट है, उसी डायरेक्शन में उसका बॉडी क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा उसका बॉडी। और उसके बाद ये जो इफेक्ट्स मैंने बोला, लेंजिंग इफेक्ट एंड ग्रेविटेशनल मैग्निफिकेशन, उसी के वजह से और जो उसके साइड वाले डायरेक्शन है उसी से इसके बॉडी के ऊपर स्क्वीजिंग प्रेशर ऐसे दब जाएगा, अंदर के अंदर तरफ उसके बॉडी की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको ये फील करके ऐसे हम सोच सकते हैं कि हम ब्लैक होल के अंदर एंटर कर रहे हैं। उसके अंदर एंटर करोगे तो फाइनली डेथ ही है। ठीक है। अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेसेस नहीं मिला ब्लैक होल के अंदर, अंदर जाके उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके कोई पूरे प्रीफर्ड थ्योरी नहीं है हमारे पास। पर ऐसा हम बोल सकते हैं जो इसके इफेक्ट्स देखे गए हैं हमारे फिजिक्स के लॉज के अनुसार, तो इसके ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट, ऐसा एक ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के अंदर गिर जा रहा है, तो पहले क्या होगा, ऐसे ये स्क्वीज हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, और जो साइड के फोर्सेस होंगे उसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट होल। तो ब्लैक होल का उल्टा होता है व्हाइट होल। इसको बोलते हैं जो व्हाइट होल क्या होती है कि ब्लैक होल में अगर टाइम ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाइट होल में टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये उल्टा होता है ब्लैक होल का किसी का। ब्लैक होल क्या करता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर खींच लेता है। व्हाइट होल क्या होती है, ये जो भी ऑब्जेक्ट उसके पास आएगा, अगर ये व्हाइट होल ऐसे ट्रेवल कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको दूर फेंक देगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट होल। ठीक है। उसके बाद आती है एक पॉइंट कि अर्थ विल बिकम वेनस। ठीक है। ये भी एक थ्योरी है कि ऐसा एक सिचुएशन जनरेट होगा जिसमें क्या हो जाएगा,
कि अर्थ वेनस के जैसा हो जाएगा। तो एक्चुअली बात क्या होती है, अर्थ एंड वेनस ये दोनों बेसिकली बहुत सिमिलर होते हैं उसके मास, साइज और कंपोजिशन, इसके ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन एंड इसके ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन, मतलब अर्थ और वेनस जिससे बना हुआ है वो बहुत सिमिलर होते हैं। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें ऑक्सीजन होते हैं, अर्थ में ऑक्सीजन है, पर वेनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO2 हम जो जिसे बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से ये एक वेस्ट सरफेस है वेनस, कोई भी वहां पे जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो और उसके साथ क्या होती है कि इसकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है ये बहुत थिक होती है। ठीक है, बहुत थिक, इसका मतलब कि बहुत डेंस होता है इसका एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, ट्रेवल करना है या बस मूवमेंट करनी है, तो आपको पूरा प्रॉपर स्विम करना होगा। आप जैसे हम वॉक करके जाते हैं किसी सिचुएशन में, वहां पे क्या हो जाएगा, आपको स्विम करके जाना पड़ेगा, ये इतना डेंस है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसके एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से जनरेट होते हैं। मतलब इसके जो क्लाउड्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से लेके, जिसके वजह से अगर उसके सरफेस में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, तो ये पूरा एक ग्राउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। तो हम बोलते हैं कि आज के जो एटमॉस्फेयर के चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश में या हमारे प्लेनेट में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो ही रहा है। उसके साथ साथ बस यही एक सिचुएशन नहीं है, और एक बात भी होती है कि सन की टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज हो रही है आज के डेट में। तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर के पास क्या हो जाएगा, जो सन का टेम्परेचर है, जिसके वजह से हमारे अर्थ के सरफेस, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के टेम्परेचर होते हैं ना, तो हमारे अर्थ के जो आज के टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके 47 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थ की सरफेस टेम्परेचर हो जाएगी। ऐसे नहीं एटमोस्फेयर की टेम्परेचर, क्योंकि एटमोस्फेयर की टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होती है सरफेस की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये सरफेस की टेम्परेचर हो जाएगी 47 डिग्री सेल्सियस, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो सी वाटर्स हैं सरफेस में या रिवर वाटर्स हैं हमारे सरफेस में, वो क्या हो जाएंगे, बॉयल होके इवापोरेट हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में तब तक सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा होगा, उसके वजह से वो सारे वाटर क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, तो एसिड रेन भी हो जाएगा हमारे सरफेस के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा अर्थ का सरफेस भी एक नॉन लिविंग सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी एक ट्रेसेस होते हैं जो हम बोलते हैं हमारे रिलीजन में महाकली युग, कली युग। इसका भी टाइम अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि करीब करीब 1 बिलियन ईयर के आसपास ये महाकली युग शुरू हो जाएगा। उसमें भी सारे ट्रेसेस हैं कि कैसे सरफेस में एसिड रेन होने से शुरू होगा उसका, और धीरे 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 पानी सूख जाएगा, ये सब चीजें भी हैं। तो साइंस एंड माइथोलॉजी बहुत करीब करीब बात करते हैं बहुत सी चीजों में। उसके बाद हम बोलते हैं कि बिग डेथ एक टर्म यूज किया जाता है फिजिक्स के वर्ल्ड में। तो ये बिग डेथ होता है क्या है कि हमारा यूनिवर्स क्या होता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंडिंग, तो अगर पहले यूनिवर्स ऐसा था तो ये अभी एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है, इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करूंगा कि ये एक्सपेंड कैसे हो रहा है। अभी बस ऐसे बोलते हैं कि अगर एक सिचुएशन आएगा जब ये यूनिवर्स ऐसे ही एक्सपेंड करता जा रहा होगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका सरफेस भी एक्सपेंड होना शुरू होगा एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर टाइम ऐसे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके जो पार्टिकल के लेके कंसिस्ट हुआ होगा, ये पार्टिकल धीरे धीरे अपने आप से दूर होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक सिचुएशन आके जनरेट होगा जब दुनिया के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे इस एक्सपेंडिंग नेचर के वजह से। ठीक है, इसको बोलते हैं बिग डेथ। उसके बाद आती है कि टाइम स्लो हो रहा है। टाइम मतलब देखो, स्पेस टाइम कर्व में आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई भी हेवियर ऑब्जेक्ट जब स्पेस टाइम कर्व में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, टाइम स्लो डाउन हो जाती है। उसी के वजह से जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेट इंक्रीज होती जाती है, वो क्या होता है, टाइम वहां पे स्लो डाउन हो जाता है। उसी के वजह से यूनिवर्स में भी थ्योरी है कि टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। इसके ऊपर में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि टाइम स्लो कैसे हो रहा है।
तो बस थ्योरी यही है कि अभी इम्पोर्टेंट थ्योरी यही है कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि टाइम स्टॉप हो जाएगा, और जब टाइम स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद क्या होती है, ऐसे टाइम हम कोई भी आप देखो फेनोमेनन की जो ग्राफ बनाते हैं या फेनोमेनन हो रहा है उसका जो ग्राफ लेते हैं, हम हमेशा टाइम इंक्रीजिंग में दिखाते हैं। आपने जब ग्राफ पढ़ा होगा स्कूल में या कॉलेज में, वहां पे पढ़ा होगा कि टाइम कभी बैक नहीं जा सकता, या कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो टाइम वो पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टे नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आप टाइम फिक्स कर दे रहे हो तो वहां पे जो फेनोमेनन कैरी हो रही है वो भी वहां पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये फेनोमेनन को कंटिन्यू होने के लिए टाइम की जरूरत है। तो अगर टाइम ही रुक जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से बोलता है कि टाइम इज रनिंग आउट। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आके पहुंच जाएगा कि टाइम खत्म हो जाएगा। ये भी एक ऐसा थ्योरी, बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि टाइम अगर ऐसे ऐसे मानते हैं कि टाइम एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो खत्म होता जाएगा। तो ये एक ऐसे भी बोलते हैं कि कोई कोई साइंटिस्ट कि टाइम भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यूज करते करते एक वक्त एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये टाइम खत्म हो जाएगा। पर ये इतना वैलिड थ्योरी नहीं है। बस टाइम को एक हम बोलते हैं कि ये टाइम एक रीडिंग है। एक क्लॉक एक ऑब्जेक्ट होती है जिसमें कुछ रीडिंग दिखाते हैं, हम उसको टाइम बोलते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो होती है कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक मैट्रिक्स है। आपने मैट्रिक्स मूवी सारे लोगों ने देख रखी होगी। जिन्होंने भी नहीं देखा, बहुत अच्छी मूवी है, आप जगह जरूर देखना इसको। तो ये जो मैट्रिक्स मूवी है इसमें जैसे दिखाया गया है वैसे ही बहुत से साइंटिस्ट हैं। वैसे एक साइंटिस्ट है नील टाइसन करके एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने उनके इंटरव्यू में एक बोला था कि शायद हम अर्थ में ऐसे जो हम बोलते हैं किसी सिचुएशन को देख रहे हैं या ह्यूमन को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये शायद किसी और एक यूनिवर्स में कोई एक इंसान बैठा होगा जिसका ये एक बस प्रोग्रामिंग है। ठीक है, उसका कोई गेम है। जैसे हम पबजी खेलते हैं, बीजीएमआई पबजी आपने खेला होगा ये सब लोगों ने, या देखा होगा एटलीस्ट। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसे दुनिया जनरेट करते हैं जिसमें लोग क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, किसी को मारते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं। शायद हम भी ऐसे एक यूनिवर्स में रह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्स बस किसी एक और यूनिवर्स के लोग का, किसी और एक इंसान का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा थ्योरी है जो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सोगितो एर्गो सम। सोगितो एर्गो सम, ये एक बहुत फिलोसॉफिकल एक टर्म यूज होता है फिजिक्स की दुनिया में, सोगितो एर्गो सम। मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, मतलब मैं सोच पा रहा हूं, मतलब मैं हूं। बाकी सारे चीजों जो है वो एक्चुअल में है या नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स अभी बोला, उसी के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक इंसान हूं। मतलब जो भी आप देख रहे हो, आप एक इंसान हो, आप किसी दूसरे यूनिवर्स में हो और आप बस ड्रीम कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम ड्रीम करते वक्त किसी एक यूनिवर्स की, मतलब किसी भी हम सोचते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम कुछ भी एक सिचुएशन ड्रीम में देखते हैं ना, तो शायद हम किसी और एक यूनिवर्स में बैठे हैं या सो रहे हैं और हम ड्रीम देख रहे हैं कि हम आज के जो यूनिवर्स है उसे हम बस एक ड्रीम देख रहे हैं। बस हम एक फील कर रहे हैं कि आपके दोस्त जो है, आप बस एक इमेजिनरी कोई कैरेक्टर है आपकी दूसरे दुनिया में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी होती है कि सोगी तो एर्गो सम वाला थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स बस एक क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसे देखे गए हैं हमारे यूनिवर्स में, साइंटिफिक स्टडी से देखे हैं कि बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे डेवलप होता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा यूनिवर्स भी उसी तरह से हो रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम बस किसी और एक यूनिवर्स के, किसी और एक इंसान के, बस, या इंसान हो वो कोई इंसान ना हो, कोई दूसरा कैरेक्टर हो, उसका बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आई आई होप शायद आपको ये सारे जो 10 थ्योरीज हैं आपको अच्छे लगे होंगे, देखने सुनने में, जानने में अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये, जिससे हम यूनिवर्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।